Assalamualaikum student. My name is Akil Ahmed. Allama Iqbal Open University. Course code number 1340. Business Accounting. Course code number 1340. Business Accounting का आज हम यूनिट नंबर 4 शुरू कराने जा रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यूनिट नंबर 4, इसका उन्वान है डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ये टॉपिक का नाम है। तो हम आपका जो है यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इसको भी मुकम्मल करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1, 2, 3 तक हम मुकम्मल करते हुए आ चुके हैं। आप लोग स्टडी कर रहे होंगे लेक्चर की। तो आज शुरू करते हैं। इसमें आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, उतने अच्छे हम लेक्चर बनाएंगे। आपका रेस्पॉन्स, आपका कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तालीम जब ही होती है, टीचर जब ही पढ़ा पाता है जब स्टूडेंट अलर्ट हों, एक्टिव हों। ठीक है, तो आपका एक्टिव होना ज़रूरी है। आपके कमेंट्स से हमें पता चलेगा कि आप इसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमारे क्लिक किया करें लेक्चर को लाइक तो कर दिया करें, साथ साथ जो है इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल शेप भी दबाएं ताकि हमारे लेक्चर आपको फ़ौरन पहुंच जाएं और दूसरे लोगों तक, ख़ासकर जो पंजाब साइड में इधर मुख्तलिफ जगह ग्रुप हैं वहाँ भी भेजें। इम्तहान करीब आ रहा है, इस तमाम स्टूडेंट इसका इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं लेक्चर की से। थोड़ी बहुत स्टडी उनकी हो ही जाएगी। इम्तहान ज़रूर पास कर सकते हैं अगर उन्होंने मेरे लेक्चर को सही तरीके से सुना और उसके मुताबिक अमल किया तो पूरे नंबर भी ले सकते हैं। ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ भी यही पढ़ाया जाएगा ट्यूशन सेंटर के अंदर। अगर आप इसी की प्रैक्टिस कर लें तो बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट टाइम जो है मैं बाकायदा कोचिंग करूँगा तो उसका डिक्लेयर करूँगा, ऐलान करूँगा। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है 1-2 महीने तक, लेकिन बाद में मैं इसका पूरा प्रोग्राम बनाऊँगा आपके अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी की अकाउंट्स को पढ़ाने का। ठीक है, तो जब बनाएंगे तो उसके हिसाब से बात करेंगे। आज चलते हैं, नया टॉपिक है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। ये थोड़ा मेहनत का टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो कोई मुश्किल नहीं है, बआसानी आप इम्तहान पास कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेथड भी नहीं है, 3 ही मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, और वर्किंग आवर्स, काम करने के घंटों का तरीका 3। इसके अलावा भी और तरीके होते हैं, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड होता है, और इसके अलावा और मेथड होता है, आउटपुट यूनिट मेथड होते हैं इसके। वो आपकी अकाउंट इसमें नहीं है। ये 3 ही मेथड मैंने देखे सफ़े देख लेंगे अभी आगे। मैंने एक हल्की सी नज़र में देखे थे। किसी के पास ये किताब भी मेरी नहीं है, किसी की ली है मैंने। 1, 2, 3, 4 दिन तक है, जितने पढ़ा सकता हूँ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आपका रेस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, अगर रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर मैं कोशिश करके इस किताब को हासिल करने की कोशिश करूँगा। हाँ, आपसे ज़्यादा ये 1340 टैक्सेशन वो बिज़नेस अकाउंटिंग से ज़्यादा जो है 1339 का रेस्पॉन्स थोड़ा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं लेक्चर उनके ज़्यादा दे रहा हूँ। आपकी तरफ से जो है इस चैप्टर को पढ़ने वाले स्टूडेंट की तरफ से रेस्पॉन्स कम है, इसलिए इसके लेक्चर मैंने थोड़ा ताख़िर से बनाया। जबकि मैं पूछता रहा हूँ लेक्चर में कि अगर आपका इंटरेस्ट है आप तो मुझे कमेंट्स करके बताएं तो मैं लेक्चर बनाऊं, लेकिन आपने बहुत देर के बाद मुझे बताया। चलें शुरू करते हैं टॉपिक को, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व, यूनिट नंबर 4। सफ़ा पलटते हैं। सफ़ा पलटते ही हमारे पास पेज नंबर 82 के ऊपर, पेज नंबर 83 से शुरू हुआ है, 82 पे कंटेंट्स आ गए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे वो बताया जा रहा है कंटेंट्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है आपको कंटेंट। सबसे कंटेंट में पहले सीरियल नंबर बताएगा, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो पेज 83 पे बताया गया है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, वो भी पेज 83 पे है। तारुफ क्या है, मकासद क्या है। फिर 4.1 में डेप्रिसिएशन पेज नंबर 84 पे है। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, डिफाइन किया जा रहा है। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मकासद क्या है वो देखेंगे। फैक्टर्स फॉर डिटर्मिनिंग दी डेप्रिसिएशन के वो कौन से अवामिल हैं जो इस बात का तयन करते हैं कि डेप्रिसिएशन को डिटर्मिन किया जाए, तयन किया जाए डेप्रिसिएशन का।
और नंबर 4 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर हम यहाँ 85 पे कौन से कैलकुलेशन करने के मेथड हैं वो देखेंगे। फिर इसके बाद मेथड देखने के बाद डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड का एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इन दोनों में क्या फ़र्क है। स्ट्रेट लाइन सीधा तरीका है, रिड्यूसिंग में बैलेंस मेथड में क्या, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये हम जानेंगे। पेज नंबर 91 पे दिया गया आपकी किताब में। फिर पॉइंट नंबर 6 है विच डेप्रिसिएशन मेथड इज़ बेस्ट, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड ज़्यादा बेस्ट है। फिर ये देख पढ़ेंगे इसको 93 के अंदर। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, बाकायदा फिर इसकी अकाउंटिंग शुरू होगी पेज नंबर 94 पे। फिर अकाउंटिंग मत से मुराद है इसके तमाम सवालत वगैरह, और फिर सेल असेसमेंट क्वेश्चंस होंगे आपके। और इसके बाद टॉपिक होगा 4.2 प्रोविजन एंड रिजर्व का टॉपिक होगा, 97 पर आता है। प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे 96 पे। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन, फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है किसी प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए वो देखेंगे। फिर रिजर्व का टॉपिक, रिजर्व देखेंगे, रिजर्व कौन से होते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व, फिर ये भी इसमें देखेंगे रिजर्व और प्रोविजन में क्या फ़र्क होता है ये जानेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। टाइप्स ऑफ रिजर्व, कौन कौन से किस्म के रिजर्व होते हैं वो बताएंगे आपको। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं, कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, इनके अंदर फ़र्क देखेंगे। और डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक रिजर्व, आम रिजर्व और स्पेसिफिक मखसूस यानी ख़ास रिजर्व के अंदर जो है डिफरेंस देखेंगे। फिर सेल असेसमेंट में क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम होगी, इसकी समरी होंगी और टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये आपके कंटेंट से, कंटेंट के बाद पेज 83 के ऊपर जो कंटेंट में कहा था इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव, वो 83 आ गया है, पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस, कारोबार की नौयत से हट कर, ठीक है ना, बिजनेस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी बिजनेस, हर कारोबारी इदारा या हर कारोबार ओन्स करता है फिक्स या लॉन्ग टर्म असेट, हर कारोबारी इदारे के पास, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके पास फिक्स असेट्स या लॉन्ग टर्म असेट्स ज़रूर होते हैं। वो क्यों लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म या फिक्स असेट, वो जनरेट करते हैं रेवेन्यू, आमदनी को जो है पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फिक्स असेट्स, या उसका दूसरा नाम लॉन्ग टर्म असेट्स होता है। तो जनरेट पैदा करते हैं रेवेन्यू को। इनका हम कोई कारोबार नहीं करते, इनकी हम खरीदो फरोख्त नहीं करते, पर इनको हम कारोबार में यूज़ करते हैं। इनके यूज़ होने से कारोबार की रेवेन्यू में इजाफा होता है, ठीक है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी बिजनेस, हर कारोबार के लिए लाजमी है, कंपल्सरी माने लाजमी, टू चार्ज डेप्रिसिएशन, ताकि वो डेप्रिसिएशन चार्ज करे, यानी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से डेप्रिसिएशन का जितने भी फिक्स असेट में कमी वाक़या हुई है, उनकी वैल्यू में कमी वाक़या हुई है, उसको प्रॉफिट में से माइनस करे, यानी एक्सपेंस के तौर पर चार्ज मीन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करे डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन क्या होती है, फरसूदगी, घिसाई, आपका जो फिक्स असेट है वो यूज़ होने से घिस रहा है, जब घिस रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। अगर आपका मशीन है फिक्स असेट्स, मशीन चल रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो वो घिसती जा रही है, यूज़ होने से घिस रही है, फरसूदा हो रही है वो, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। जितनी वैल्यू उसकी कम हो रही है वो वैल्यू उसका एक्सपेंस कहलाएगी, यानी उस साल के प्रॉफिट में थे उस एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, दिस यूनिट इज़ अबाउट द डेप्रिसिएशन ऑन लॉन्ग टर्म असेट्स, ये यूनिट जो है आपको बताएगा कि लॉन्ग टर्म असेट्स पे डेप्रिसिएशन कैसे बना चार्ज किया जाता है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविज़न, और प्रोविज़न के क्या तस्वुरात हैं वो हम पढ़ेंगे, एंड रिज़र्व के क्या तस्वुरात वो पढ़ेंगे। इट डिस्क्राइब ये बयान करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का तस्वुर को पूरा बयान करेगा ये कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, और इसको क्यों कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों की जाती है, सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फैक्टर टू डिटरमिन द डेप्रिसिएशन के वो कौन से अवामिल हैं, फैक्टर मीन जो तयन करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, डेप्रिसिएशन मेथड फिर हो गया, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फिर हम इसमें पढ़ेंगे वो कौन से तरीके हैं जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं,
इन द सेकंड सेक्शन, जब ये सेक्शन पूरा डेप्रिसिएशन मुताबिक खत्म हो जाएगा तो एक और सेक्शन शुरू होगा, दूसरा सेक्शन जो कहलाता है इन द सेकंड सेक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजंस एंड रिजर्व इज डिस्क्राइब। सेकंड सेक्शन में इसके इस यूनिट के हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है उसका, प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्या है, रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको किस तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है किताब में, वो पढ़ेंगे। फिर आफ्टर डिस्क्राइबिंग द कॉन्सेप्ट, जब आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ जाते हैं तो एग्जाम्पल आर गिवन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, तो उनकी एक मिसालें दी जाएंगी ताकि और अच्छी तरीके से आप कॉन्सेप्ट एंड आप जो है रिजर्व एंड अलाउंस उसको प्रोविज़न को समझ सकें। एट द एंड प्रॉब्लम्स आर गिवन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिट, आखिर में फिर आपको प्रॉब्लम दी जाएंगी ताकि वो आप सॉल्व करें अच्छी तरीके से समझने के लिए। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने काबिल हो गए तो आपने इस टॉपिक को सही समझ लिया। ठीक है, आगे इसके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, आपकी किताब में जैसे लिखा है वैसे बता रहे हैं आपको, थोड़ी सी वजाहत अपने पास से कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मकासद, आफ्टर रीडिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल, ये यूनिट पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के तसव्वुर के बारे में अच्छी तरह जान जाएगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। टू अंडरस्टैंड द फैक्टर विच डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो अवामिल को सही तरीके से उन अवामिल को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेगा, उन फैक्टर को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेगा, समझ जाएगा जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिटरमिन करने का तयन करते हैं, अमाउंट का तयन करते हैं। टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, मुख्तलिफ मेथड का इस्तेमाल करके किस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है उसको निकालना आ जाएगा, ये चैप्टर पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करने आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके ऑब्जेक्टिव का, टू मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, फिर ये भी सीख जाएगा स्टूडेंट कि ज़रूरी जनरल एंट्रीज कौन सी बनती है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए इस चैप्टर में। तो ये भी सीख जाएगा टू डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन एंड रिजर्व के अंदर फ़र्क करना भी जान जाएगा स्टूडेंट्स ये टॉपिक पढ़ने के बाद। फिर ये भी जान जाएगा टू नो द टाइप्स ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व, के कितने किस्म के प्रोविजन होते हैं और कितने किस्म के रिजर्व होते हैं, इसका भी अच्छी तरह जानकारी कर लेगा पढ़ने के बाद। तो चलते हैं आगे, पलटते हैं पेज नंबर 86 से पेज 84 पे पहुँचते हैं। पेज 84 4.1 आपको नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है, नज़र आ रहा होगा, अब तो बिल्कुल बड़ा हो गया ना, मुझे तो नज़र आ रहा है स्क्रीन में। 4.1 डेप्रिसिएशन। 4.1.1 व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन बोलते हैं फरसूदगी को, उर्दू में घिसाई को। आपके कारोबार में जो फिक्स असेट होता है, जैसे फर्नीचर आपको कारोबार के अंदर ज़रूरत होती है, फर्नीचर का आप कारोबार नहीं करते लेकिन फर्नीचर में टेबल कुर्सी सोफ़े बैठने के लिए लोगों के लिए ज़रूरत होती है, वो कारोबार में जब यूज़ होता है तो वो वक्त के साथ साथ यूज़ होने के साथ साथ घिसता रहता है। जितनी उसकी जो वैल्यू आज हमने ख़रीदी होती है, जैसे जैसे यूज़ हो रहा था उसकी वैल्यू में कमी हो रही होती है, वो पुराना हो रहा था, ख़राब हो रहा होता है। तो जो वैल्यू उसकी गिर रही होती है यूज़ होने से, उसी जो कम हो रही होती है वैल्यू, जो वैल्यू कम हो रही है उसी को ही तो हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी फरसूदगी। फरसूदगी माने घिसाई, घिस जाना, आपका कितनी मालियत का घिस चुका है। डेप्रिसिएशन मीन फरसूदगी या घिसाई, आपका फिक्स असेट कारोबार में यूज़ होने की वजह से घिस रहा है, तो जितनी मालियत से घिस रहा है उतनी मालियत का उतने अरसे में उस वैल्यू को एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस किया जाता है, ताकि सही मुनाफे का हमें अंदाज़ा हो सके, सही मुनाफा क्या है जो जो वैल्यू आपकी यूज़ हुई है। ठीक है, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन इज़ द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द depreciable amount of an asset over its useful life। IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 की डेफिनेशन ही बयान करी है कि डेफिनेशन इज़ द सिस्टमेटिक एलोकेशन। डेफिनेशन एक तरीके के मुताबिक जो है एक एलोकेशन होती है, यानी मुख्तस करना होता है, निकालना होता है अमाउंट प्रॉफिट में से एक्सपेंस के तौर पर ऑफ दी डेप्रिसिएशन अमाउंट, जिसको हम कहते हैं वो डेप्रिसिएशन अमाउंट है ऑफ एन असेट, जो कोई भी असेट्स के ऊपर जो यूज़ हुआ है कारोबार में, ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। यानी अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें
आज मैंने एक मशीन ख़रीदी है 1,00,000 रुपए की और मशीन का एक्सपेक्टेशन करवाई है, तो वो 10 साल चलेगी 1,00,000 रुपए की मशीन को। तो और मेरे कारोबार में वो मशीन जो है यूज़ होगी, आज 1,00,000 की है तो 10 साल चलेगी, तो 10 साल के बाद वो नाकारा हो जाएगी, उसकी ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी, या थोड़ी बहुत 1, 2, 3, 4 हज़ार रुपये की स्क्रैप वैल्यू में जा सकती है वो। तो IAS ये कहता है कि डेप्रिसिएशन को जो आज हम मशीन ख़रीद रहे हैं 1,00,000 रुपए की, अगर उसके और वो 10 साल चलेगी तो उसकी लाइफ से तकसीम कर दो, तो जो इतना अमाउंट आता है अगर 1,00,000 रुपए की 10 पे तकसीम करेंगे तो 10,000 रुपये। तो हमने एलोकेट कितने करने हैं डेप्रिसिएशन की मद में? 10,000 रुपये एलोकेट माने अलग करके रखने हैं, कि जब ये मशीन प्रॉफिट में से 10-10 हज़ार रुपये निकालते रहेंगे, ताकि 10 साल के बाद ये अमाउंट वापस हमारे पास बैक हो जाए, थोड़ा सा पैसा मिला के नई मशीन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसी पॉलिसी नहीं करेंगे 10 साल में मशीन ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास पैसा होगा नहीं, फिर हम कारोबार कैसे करेंगे? तो लिहाजा हर कारोबार में ये पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ती है। जो भी फिक्स असेट आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तारीख को वो ख़रीदे गए हैं, उनकी लाइफ उसमें लिखी होती है, जो उनकी बुकें आती हैं कि इतने साल तक ये चल सकती है, उसके बाद ये नाकारा हो जाएगी। तो उसकी लाइफ से उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर दो तो पता चलता है कि 1 साल में इतने मालियत की, अगर 1 साल मशीन चलती है तो इतनी मालियत की वैल्यू कम हो जाएगी। उतनी मालियत, जितनी मालियत की वैल्यू कम हो रही है उसी को बोलते हैं घिसाई, डेप्रिसिएशन। उस अमाउंट को उस साल के प्रॉफिट में से एक्सपेंस के तौर पर, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पर माइनस कर दिया जाता है, ताकि वो अमाउंट आपके पास रखा रहे, जमा होता रहे, और जब वो टाइम 10 साल पूरा हो जाए तो नई मशीन ले सकते हैं। अमाउंट मौजूद होगा तो थोड़े से पैसे मिला के नई मशीन ले सकते हैं। ठीक है। नंबर, द डेप्रिसिएशन अमाउंट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन असेट। डेप्रिसिएशन अमाउंट जो होता है, डेप्रिसिएबल अमाउंट इज़ द कॉस्ट ऑफ असेट्स। असेट की जो कॉस्ट होती है उसी को डेप्रिसिएबल अमाउंट कहते हैं। डेप्रिसिएबल अमाउंट मीन कॉस्ट ऑफ द असेट, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू और अदर अमाउंट। यानी फ़र्ज़ करें आपने आज 1,00,000 रुपए की मशीन ख़रीदी है, वो मशीन 10 साल चलेगी, सवाल में ये सारी बातें बता दी जाएंगी, और 10 साल के बाद वो स्क्रैप वैल्यू में चली जाएगी। हो सकता है उसकी उस वक्त स्क्रैप वैल्यू हम बेचे हैं उसकी कंडीशन के मुताबिक तो वो 5,000 रुपये में बिक जाए। तो अब डेप्रिसिएबल कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे? कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी है? 1,00,000 रुपये की, और 10 साल तक ये चलेगी। 10 साल के बाद अगर ये नाकारा होती है, 5,000 रुपये मिल जाते हैं, तो आज ही हम जो है 1,00,000 में से 1,00,000 में से 5,000 माइनस कर देते हैं, तो मशीन हमें 95,000 की पड़ती है। जो 95,000 का अमाउंट है, इसी को ही डेप्रिसिएबल कॉस्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी 10 सालों में घिस जाएगी, ज़ीरो बैलेंस पर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात बताई गई है इसमें। डेप्रिसिएशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एन असेट्स। असेट की वैल्यू जो कम होती जा रही है उसको लॉस नहीं कहेंगे, बट इज एक्रूअल अकाउंटिंग टेक्निक दैट एलोकेट द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द असेट टू द पीरियड एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द असेट। देयरफॉर असेट दैट आर इंक्रीजिंग इन वैल्यू स्टिल नीड टू बी डेप्रिसिएटेड। ठीक है, जो मैंने अभी बताया है वही सारी बात बताई है। IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 रिक्वायर्स दैट डेप्रिसिएशन शुड बी रिकॉग्नाइज। डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मालूम करना चाहिए, एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। IAS कहता है कि जो भी आप डेप्रिसिएशन, यानी जितने अमाउंट की आपकी मशीन घिस गई है, उस अमाउंट को आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करेंगे, मानेंगे, अपने कारोबार रिकॉग्नाइज करेंगे एक्सपेंस से, और एक्सपेंस को उस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। उसको हम लॉस नहीं समझेंगे। डेप्रिसिएशन कभी भी लॉस नहीं होता, वो एक्सपेंस होता है, और उसको क्योंकि वो कारोबार को चलाने में उसका जितनी वैल्यू कम हुई है वो कारोबार को के प्रॉफिट बनाने में यूज़ हुई है, इसलिए उस साल के प्रॉफिट में तो वो जो जितनी भी यूज़ हुई है वैल्यू उसको माइनस कर दिया जाता है, ताकि नेट प्रॉफिट सही मालूम हो सके। लेस it is permitted to be included in the carrying amount of another assets. Objective of charging depreciation. डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मकासद। ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स आर एज फॉलोज। कुछ आपके ऑब्जेक्टिव मकासद दिए गए हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, जो कि दर्ज है। नंबर 1, कंप्लाइंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट
फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब जिस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट मालियाती गोशवारा बनाने जा रहे हैं उस वक्त लीगल रिक्वायरमेंट में जो चीज़ें बताई गई हैं उसकी कंप्लाइंस यानी तामील करेंगे, आप उस पर अमल करेंगे। नंबर 2, टू फाइंड दी ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल सही ट्रू जो होता है नेट प्रॉफिट एंड जो आपका सही प्रॉफिट होता है वो मालूम करने के लिए बिकॉज इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, अगर हम डेप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं करते देन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अंडरस्टेटेड, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जो है अंडरस्टेट हो जाएगा। टू नो दी, नहीं इन्होंने अंडरस्टेट लिख दिया है, ओवरस्टेट हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस नहीं करा तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे अंडरस्टेट लिखना है, ओवरस्टेट, हाँ ओवरस्टेटेड हो जाएगा ये, ठीक है ना। टू फाइंड द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, अगर हम डेप्रिसिएशन छोड़ देते हैं, नहीं लेते और प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस नहीं करते देन क्या होगा फिर वक्त, द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी ओवर स्टेटेड हो जाएगा, ये अंडर स्टेटेड गलत लिखा हुआ है, ओवर स्टेटेड हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3, टू नो द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कारोबार की सही मालियाती पोजीशन जानने के लिए असेट विल बी ओवर स्टेटेड, assets will be overstated if updated balance of accumulated depreciation will not be deducted from the fixed asset, अगर हम फिक्स असेट की वैल्यू कम नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन शक्ल में तो फिक्स असेट की वैल्यू टाइम गुजरने के बाद जो कम हो जाती है वो भी ओवर स्टेटेड ज़्यादा रहेगी, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू मार्केट में कम हो गई है यूज़ होने की वजह से। तो लिहाजा हमें फिक्स असेट को भी नेट वर्थ पे लाना पड़ेगा, जितनी जितनी वैल्यू कम हो गई वो जो जितने की वैल्यू कम हो गई वही तो अमाउंट डेप्रिसिएशन का है, जिसको प्रॉफिट से निकाल के सही नेट प्रॉफिट मालूम करेंगे। टू कंप्लाइंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटीज़, हुकूमती इदारों की तरफ से जो टैक्सेशन अथॉरिटी की तरफ से लीगल रिक्वायरमेंट है टैक्सेशन की, उस पर अमल करना ज़रूरी है। 4.1.3 फैक्टर्स फॉर डिटर्मिनिंग द डेप्रिसिएशन, वो कौन से मामले हैं जो डेप्रिसिएशन का तयन करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, एक तो फैक्टर है टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, आपको पता होना चाहिए, यानी जब आप डेप्रिसिएशन का तयन करें तो आपको जो असेट्स के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसकी टोटल कीमत का आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। द टोटल कॉस्ट ऑफ एन असेट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर असर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमाउंट मालूम करने के लिए असेट्स की टोटल कॉस्ट का मालूम होना ज़रूरी है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एक्वायरिंग, इंस्टॉलिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग असेट्स एंड ब्रिंगिंग द असेट टू इट्स यूजेबल कंडीशन आर इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, असेट्स की टोटल कॉस्ट में वो एक्सपेंसेस भी लिए जाते हैं जो उसके यूज़ करने से पहले हो जाते हैं, जो जायज़ होते हैं, जस्टिफाइड एक्सपेंसेस होते हैं, रीज़नेबल एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मैंने एक मशीन ख़रीदी, मशीन ख़रीदने के बाद मैंने उसकी कस्टम ड्यूटी पे की तो वो भी मैं मशीन की कॉस्ट में ऐड करूँगा। मैं मशीन को जो है आप बाज़ार से मार्केट से अपने फैक्ट्री तक लेकर आया, उसके लाने का किराया लगा है, वो किराए की वैल्यू भी मैं मशीन की कॉस्ट में ऐड करूँगा। फिर मैंने जहाँ मशीन अपने आप फिक्स करनी है तो क्रेन की वगैरह मंगवाना पड़ेगी मुझे इंस्टॉल कराने के लिए, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मशीन की कॉस्ट में फिक्स करूँगा। फिर मशीन को चलाने के लिए किसी इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा जो मशीन को सेट करेगा और चला के थोड़ी प्रोडक्शन करके दिखाएगा, तो वो अपनी फ़ीस लेगा, जो इंजीनियर की टेस्टिंग फ़ीस होगी वो भी मैं मशीन की कॉस्ट में ऐड करूँगा। ऐसे एक्सपेंसिव रीज़नेबल एक्सपेंस होते हैं, मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं ये, ठीक है, यही बताया इन्होंने। एक फैक्टर ये है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, असेट का नाम मैंने मशीन रखा है यहाँ पे। ठीक है सर, फिर दूसरा फैक्टर देख रहे हैं एस्टिमेट यूजफुल लाइफ, जब हमारे पास मशीन आएगी या कोई भी फिक्स असेट आता है जो भी नाम का हो, उसकी हमें ये पता होना चाहिए आज हमने ये ख़रीदा है इतने पैसों का, फ़र्ज़ करें 5 लाख का ख़रीदा है, तो इसकी जो है कितनी यूज़फुल, एक अंदाज़न यूज़फुल लाइफ जब बनकर आता है फैक्ट्री से तो इंजीनियर उसकी लिख के देते हैं ये असेट इतनी उम्र तक चल सकता है। एक्सपेक्टेड, एक्चुअल तो किसी को नहीं पता, लेकिन अंदाज़न कितनी चल सकती है वो लाइफ का पता होना चाहिए, जब तो हम उसकी कॉस्ट को उसकी लाइफ पर डिवाइड करेंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट एलोकेट हो जाएगा, निकल जाएगा। एवरी असेट हैज़ इट्स यूज़फुल लाइफ,
हर असेट्स की यूजफुल लाइफ होती है अदर देन सिवाय इट्स फिजिकल लाइफ, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, यूनिट्स एटसेट्रा यूज बाय अ बिजनेस। हर असेट्स की जो है एक यूजफुल लाइफ होती है सिवाय ज़मीन की, लैंड की। लैंड सदियों से है, आज भी मौजूद है। लैंड की ना तो वैल्यू कम होती है ना वो घिसती है, बल्कि टाइम टू टाइम लैंड की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसलिए लैंड जो है सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन नहीं है। लैंड के अलावा हर चीज़ जो है कारोबार में खरीदी जाती है वो फिक्स असेट्स है या लॉन्ग टर्म असेट्स है, और उसकी लाजमी तौर पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होनी चाहिए। कोई 5 साल चलेगी, कोई 10 साल चलेगी, कोई 20 साल चलेगी, 30 साल चलेगी, कोई ना कोई इसकी एक लिमिटेड लाइफ हो जिसके बाद वो नाकारा हो जाएगी। ये दूसरा फैक्टर है आपका, एवरी असेट हैज़ इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है ना, ये पढ़ लीजिएगा। नंबर 3 मैंने बता दिया अपने पते, एस्टिमेटेड स्क्रैप रेजिडुअल वैल्यू। अब ये भी पता होना चाहिए, अवामिल फैक्टर हम पढ़ रहे हैं। तीसरी बात कि असेट्स के बारे में कि जब इसकी यूजफुल लाइफ जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या कोई इसकी कबाड़िया की कीमत मिलेगी, यानी स्क्रैप वैल्यू मिल सकती है, उसका भी मालूम होना ज़रूरी है हमें, ठीक है। क्या पढ़ लिएगा, मैंने बता दिया है आसानी से उर्दू में। नंबर 4 एस्टिमेटेड स्क्रैप रेजिडुअल वैल्यू। ये वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गई है, ये पीछे थी, वही हेडिंग जो हमने पीछे पढ़ी है दोबारा आ गई है रिपीट होके। नेक्स्ट बुक वैल्यू, हमें असेट्स की बुक वैल्यू का भी पता होना चाहिए। और बुक वैल्यू असेट्स की आपने कैसे मालूम होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस जितने साल यूज़ हो चुकी है मशीन, जो है जितने साल यूज़ हो चुकी है उसका जो अमाउंट आपने एज ए डेप्रिसिएशन शक्ल में जो है निकाला है प्रॉफिट एंड लॉस से, उस अमाउंट को माइनस कर दो तो बुक वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यानी जितनी असल टोटल कास्ट थी, कितने साल यूज़ हो चुकी है, यूज़ हुई वैल्यू को निकाल दो, जो बाकी बचती है वो बुक वैल्यू होती है। आगे चलते हैं, ये अंग्रेजी आप पढ़ लिएगा, इसका मतलब यही है जो मैंने बता दिया थोड़े से उसमें। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन से मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं आपके डेप्रिसिएशन में चैप्टर में। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑन द फिक्स टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स के ऊपर कई मेथड हैं डेप्रिसिएशन मालूम करने के। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जो नज़र आए, जिनको हम छू सकें, जिन्हें देख सकें। इंटेंजिबल एसेट होते हैं जो हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर नज़र नहीं आते। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, गुडविल, कॉपीराइट। गुडविल शोहरत होती है, कॉपीराइट आपके हकूक़ होते हैं जो कहीं नज़र नहीं आते, ठीक है ना। लेकिन आपकी मशीनरी, प्रिंटर, गाड़ी, व्हीकल, घर, मकान, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें फिज़िकल फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में मौजूद होती हैं, और ये हमें नज़र आ सकती हैं, हमें देख भी सकते हैं। इनको टेंजिबल एसेट बोलते हैं। फिक्स टेंजिबल एसेट बट देयर आर कॉमनली, आमतौर पर यूज विच आर मेंशन एज बिलो। ये आपकी किताब में 3 तरीके दे दिए गए हैं डेप्रिसिएशन के, जिससे आप डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन का मेथड है, सिरात मुस्तकीम का तरीका, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है, और एक यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड, पैदावारी तरीका। इन 3 मेथड से आपसे सवाल में पूछा जाएगा, कैलकुलेट करके बताएं डेप्रिसिएशन का अमाउंट, उसकी एंट्री पास करें, उसके लेजर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करें, एंड बैलेंस शीट एंड पार्शियल बैलेंस शीट बना दें। ये इतनी सी बातें की जाएंगी आपको। स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बताया है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम ये मेथड पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। यहाँ से टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक लंबा हो जाएगा, हम अगर मेथड के ऊपर चलेंगे। अभी चल रहा है ऐसे सवालात की तरफ जा रहे हैं हम। तो चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें। यहीं से हम डेप्रिसिएशन की तरफ चलेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, जब मैं सवाल ये मेथड बताऊंगा उस वक्त भी थोड़ा सा ओवरव्यू करूंगा, बताऊंगा आपको दोबारा से। और फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।